नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। देश के अंदर अगर हम लोग जाति गणना करते हैं तो 85% के अंदर बहुजन समाज आता है। और बहुजन समाज की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का आती है और जिसका नेतृत्व करती हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जिसे आज तमाम लोग, सब समाज के लोग, बहुजन समाज के नहीं, सब समाज के लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन पा रही हैं? इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट सत्य प्रकाश जी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, समाज सेवी वीरेंद्र सिंह जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, जो हमेशा बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं। स्वागत है सर आप लोगों का हमारे चैनल में। सत्य प्रकाश जी, सीधा सवाल मैं आपसे करूंगा। बहुजन समाज की जिसे शेरनी कहा जाता है, क्या कारण है कि 4-4 बार सत्ता में होने के बावजूद भी देश की प्रधानमंत्री से बहुत दूर हो गई हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या कमी है उनके अंदर? देखिए सुरेंद्र जी, कमी तो बहुत है। अगर कमी की बात करें तो कमियां तो बहुत है। कमी यह है कि उन्होंने बुद्ध का प्रचार प्रसार किया, कमी यह है कि उन्होंने फूले का प्रचार प्रसार किया, कमी यह है कि उन्होंने गुरु रविदास जी का, गुरु कबीरदास जी का प्रचार प्रसार किया, कमी यह है कि साहूजी महाराज के विचारों को फैलाया, कमी यह है कि उन्होंने झलकारी बाई फूले को फैलाया, और कमी यह है कि उन्होंने संत रविदास नगर बनाए, और कमी यह है कि उन्होंने उस व्यवस्था को लात मारी जो कहती थी ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और कमी यह है कि जो पिछले 5000 साल की व्यवस्था थी जिसके अंदर महिला पैरों में बैठ के गुलामी करती थी, उस महिला ने उन सभी लोगों को अपने पैरों में झुका दिया। और सबसे बड़ी कमी यह है कि जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो लोग उनके सरों पर नहीं बैठ सकते थे, उन लोगों ने उन बहन कुमारी मायावती जी को सीएम बना के आज उन सबको नीचे बैठाया और समता मूलक समाज की स्थापना की। कमी यह है कि जो इतिहास इन्होंने दबा दिया था, उस इतिहास को उन्होंने खोद के जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर ले आई। और कमी यह है कि जो काम 84,000 स्तूप बना के सम्राट अशोक ने किया, और वो कमी आज जो पूरी की वो बहन कुमारी मायावती जी ने की। और कमी मैं आपको बताना चाहता हूं, कमी यह है कि आप लोगों के दिमाग में कमी है जब आप बहन कुमारी मायावती जी में कमी ढूंढते हैं। अगर आप कहते हो कि कमी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती पिछले 5000 साल के इतिहास में वो महिला है जिन्होंने ना केवल शासन किया है, बल्कि इनकी छाती पे बैठकर बहुजन समाज के संत पुरुष और महापुरुषों का सम्मान करते हुए शासन किया है। उनकी गुलामी करके तो कोई भी शासन कर ले, परंतु अपने विचारधारा को बढ़ाते हुए, उस व्यवस्था को निस्तनाबूद करते हुए, जिस व्यवस्था को ये अपने आप को मानते हैं, उस व्यवस्था को खत्म करके जो शासन करने वाली जो उनकी मानसिकता है, ये कमी है। और अगर आप पूछते हो कि बहन कुमारी मायावती जी के अंदर कमी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उंगली उठाने वाले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर भी उंगली उठाते हैं, उंगली उठाने वाले तो भगवान बुद्ध पर भी उंगली उठाते हैं, उंगली उठाने वाले तो साहब काशी राम पर भी उंगली उठाते हैं, और उंगली उठाने वाले तो इस सूरज पर भी उंगली उठाते हैं जिसकी तरफ उनकी देखने की औकात तक नहीं होती। तो फिर ये कमी जो आप पूछते हो, इन कमियों को अगर हम तथ्यों के आधार पर बात करें तो मैं चैलेंज करता हूं सुरेंद्र जी, आप वो जो कमी निकालते हैं वो हमारे सामने आके इस चर्चा को बढ़ाएं, तब हम बात करेंगे कि क्या कमियां हैं सुरेंद्र जी। जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे बताया इन्होंने तमाम कमियां बताई हैं, लेकिन मेरे को कमी उसमें एक नजर नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है, मैं भी हाथ में पेन लेके बैठा हुआ था, कोई कमी बोले तो मैं लिखूं, लेकिन कोई कमी दिखाई नहीं दी है। उन्होंने इतिहास बनाने का काम करा, उन्होंने सावित्रीबाई फूले की निर्माण किया, उन्होंने तमाम तथागत तमाम बहुजन समाज के बहुजन नायकों की मूर्तियों को लगाने का काम करा। लेकिन यह समझ में क्यों नहीं आता बहुजन समाज के लोगों को, और वह ये बोलते हैं कि बहन जी ने मूर्तियां लगवाई, बहन जी ने अपनी मूर्ति पे लगवा डाली। क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी इसके ऊपर? देखिए, ये बहुजन समाज के लोग नहीं बोलते, ये दूसरे अन्य समाज के लोग बोलते हैं जो इन मूर्तियों के महत्व को समझते हैं। बहुजन समाज के लोग मूर्तियों के महत्व को नहीं समझ पाए अभी, दूसरे समझ गए कि इसका मूर्तियां जो बनवाई है मायावती ने, इसका 50 साल बाद या 100 साल बाद, 200 साल बाद क्या इसका फर्क होगा। जो बाबा साहब ने कहा था कि जिसका इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। साहब कांशीराम उस इतिहास को कागजों में ढूंढ के लाए, फोटो ढूंढ के लाए। तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, और जब उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी तो उन मूर्तियों को 18-18 फुट की मूर्तियां बना दी अष्ट धातु की। तो उन मूर्तियों को देख करके ये मनुवादी लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि जब कांशीराम ने कागज के फोटो दिखा के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दी, तो मायावती की इन मूर्तियों से प्रधानमंत्री बन जाएगा आगे आने वाले समय में, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो जो इस बात को जानते हैं
वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बहुजन समाज के लोग तो इस बात को तीर्थ स्थल मानते हैं। ये जितने बनाए हैं, चाहे नोएडा का है, चाहे लखनऊ में है, बनारस में, जहां भी बने हैं, वो तीर्थ स्थल मानते हैं। तीर्थ स्थल की तरह से वहां जाते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं गया हूं सब जगह। तो इसलिए ये गलत है कि ये हाथी और मूर्तियों में क्या है, मूर्तियों में सब कुछ है, ये जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए ये अनिल जी, मैं आपसे सवाल रखना चाहूंगा। वीरेंद्र जी ने बहुजन समाज की बात करी, और बहुजन समाज की पहले अगर पार्टी हुआ करती तो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने एक बसपा का निर्माण करा था, लेकिन आज तमाम बहुजन समाज की पार्टियां हो गई हैं जो अपने आप को उत्तराधिकारी बताते हैं। मान्यवर काशीराम साहब की फोटो दिखाकर क्या कहना चाहेंगे, इससे जो बहुजन समाज के टुकड़े होंगे या बहुजन समाज मजबूत होगा, जबकि देश के अंदर सबको मौलिक अधिकार है कि वे अपने पार्टी का भी निर्माण कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? आपने सुरेंद्र जी ये बात तो ठीक कही है कि भारतीय संविधान में सभी को अधिकार है पार्टियां बनाना, यहां तक तो ठीक है। संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन सवाल ये है पार्टियां बनाने से या बहुत सारे SC ST OBC के संगठन बनाने से क्या लाभ होता है बहुजन समाज को या हानि होती है, प्रश्न ये है। तो मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि भारत में 28 स्टेट तो हैं ये कम से कम। क्या भारत में बहुजनों की 28 ऐसी पार्टियां हैं जो एक एक मुख्यमंत्री बना सकें? नहीं है। और फिर अगर बना भी ली पार्टियां, क्या नीतियां रणनीतियां आती हैं इन पार्टियां बनाने वाले? ये पढ़े लिखे तो है नहीं, इन्हें समझ नहीं है, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं है। बहुजन आंदोलन की समझ का काखा गा भी नहीं आता, और रणनीतियों पे तो कुछ भी नहीं आता। किस लिए नहीं आता? मैं इस बात को बड़े थोड़ा सा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का विषय है। इन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा कहां है? रणनीति वो होती है जिससे परिणाम आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आ गई है पार्टियां बनाने वाले छुटभइये नेता? पार्टियां देखिए, पार्टियां भी कैसे बनती हैं? पार्टियां बनती हैं दो तरह की पार्टियां, एक मनवादी पार्टियां जो 15% की पार्टियां होती हैं, और दूसरी 85% की पार्टियां जो बहुजनों की पार्टियां। तो मनवादी 15% की पार्टियों की चर्चा हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि जो बहुजन लोग 85% लोग हैं, वो जो पार्टियां बना रहे हैं, तो उनमें भी दो तरह की पार्टियां हैं। वो एक तो डिपेंडेंट पार्टियां हैं जो मनवादी पार्टियों द्वारा बनवाई गई हैं। 15% वालों ने पैसा दिया, जाओ तुम पार्टी बनाओ और इनके खिलाफ लड़ो। तो वो है डिपेंडेंट, उन पे आधारित। कांग्रेस, बीजेपी और मनवादी पार्टियों पर आधारित वो है डिपेंडेंट पार्टी। उनको बाबा साहब काशीराम साहब ने चमचे कहा। और एक है इंडिपेंडेंट पार्टी। कुछ ऐसे भी स्वतंत्र हैं, हो सकती है भाई, ठीक है, मैं नहीं कहता कि सभी पार्टियां बिकी हुई हैं, लेकिन उन पार्टी बनाने वाले के नेताओं को, जो उनके अध्यक्षों को, उनको रणनीति बिल्कुल नहीं आती। वो रणनीति में जीरो। पार्टी बना लेना आज एक अलग बात है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उन्होंने नहीं पढ़ा। जाओ भाई, आपको लड़ना किससे है? मनवादी व्यवस्था के लोगों से लड़ना है, या फिर बहन जी से जो बहुजन आंदोलन चला रहे यूपी और बिहार में, जहां बहुजन आंदोलन की सरकारें हैं, वहां लड़ना है? आप दुश्मनों के खिलाफ रहे हैं या बहुजनों के खिलाफ है? एक तो रणनीति, ये कुछ खुली रणनीतियां होती हैं। दूसरी बात, क्या आपने अभी बंगाल में वहां पे क्या हुआ? दोनों तरफ जीती भी पार्टी भी वही मनवादी पार्टी, हारी भी पार्टी मनवादी पार्टी। क्यों ये जो पार्टियां बनाने वाले लोग बंगाल में जाके क्यों नहीं लड़े? क्यों अपना जौहर नहीं दिखाए? पंजाब के बाम सेव के बहुत सारे कर्णधार, जो मान्यवर काशीराम साहब ने जिन्होंने कहा था उस समय कि अर्जुन सिंह ने खरीद लिया, उन लोगों ने उस समय काशीराम साहब का विरोध किया, और विरोध ही नहीं कहा, पता नहीं कैसे कैसे लंच लगाए, और कहा कि काशीराम साहब तो राजनीति करते हैं, हम और बाम सेव है वो राजनीति नहीं करती, सामाजिक काम करते हैं। अब वही पंजाब के लोग, और यही आरोप महाराष्ट्र के जो वामसेव के कर्णधारों ने, ऐसे कर्णधार जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, इंटेलिजेंट बड़ी अच्छी बात है, मैं उनकी बुद्धि पे वो नहीं प्रश्न करता, लेकिन उनकी रणनीतियों पे, उनके फेल्योर पे प्रश्न करता हूं कि उन्होंने 15 साल नहीं 25 साल
25 साल बहुजन समाज के आंदोलन में 25 साल में एक भी नेता महाराष्ट्र में कोई भी बहुजन मुख्यमंत्री नहीं बना। महाराष्ट्र में क्यों, पंजाब में तो बहुत बड़ा आंदोलन, जहां से मान्यवर काशीराम साहब चले तो पंजाब में बड़ा भारी विरोध हुआ और पंजाब के कुछ लोगों ने तो रजिस्टर्ड वामसे भी बनाई। उन लोगों ने पंजाब में वॉक ओवर दे दिया कांग्रेस को। सिद्ध होता है कि वो कांग्रेस के दलाल ही नहीं, चमचे ही नहीं, पिट्ठू हैं और मनवादियों के उस पे पार्टियां बनाते हैं। मैं बिल्कुल सिद्ध कर सकता हूं कि वो लड़ते कांग्रेस से क्यों नहीं लड़ते भाई। कांग्रेस के खिलाफ चलो, पंजाब खुला हुआ, अगले साल इलेक्शन है, आप लड़ो, जीतो और वहां पे पार्टी बना करके जिताओ। नहीं भाई, वो आप पार्टी पंजाब में आ रही है, अकाली दल, कांग्रेस, आप तो ये बहुजन समाज की जो पार्टियां और पार्टियों के नेता ये क्यों नहीं वहां पर, मैं नाम लेके नहीं जाना, सब जानते हैं कि कौन लोग हैं। उन सब पार्टी बनाने वालों ने पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक को छोड़ दीजिए, आंध्रा में अब फिर बहुजनों की सरकार बनी, लेकिन वो कांग्रेस का विरोध करके बनी है। ये मान्यवर ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस का विरोध करके बनी है। और देखिए राजस्थान पूरा खुला छोड़ रखा है इन्होंने। क्यों छोड़ रखा है भाई, राजस्थान क्यों छोड़ दिया इन्होंने, पंजाब को क्यों खुला छोड़ रखा है इन्होंने। झारखंड में बना लो ना, झारखंड में अपनी ट्राइबल्स की बन तो गई, लेकिन आप बना लीजिए ना 27 और स्टेट। उड़ीसा क्यों खाली छोड़ा हुआ है, उड़ीसा में 20 साल से पटना की सरकार है, मनवादियों की सरकार है, क्यों नहीं चैलेंज प्रकाश जी, अनिल जी का कहना है तमाम स्टेट खाली पड़े हैं, राजस्थान खाली पड़ा है, पंजाब खाली पड़ा है, गुजरात खाली पड़ा है, महाराष्ट्र खाली पड़ा है, बहुजन समाज के लोग वहां जाके लड़े। लेकिन उन्होंने एक बात को बड़ा नोटिस करके बोला है। अनिल जी, हम फिर दोबारा जुड़ेंगे आपसे। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको राजनीति करनी नहीं आती है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मायावती को राजनीति करनी आती है? आज जनता के बीच में नहीं पहुंचती है, जनता का दर्द को नहीं समझती है, जनता के बीच की बात नहीं करती है, क्या कहना चाहेंगे सत्यप्रकाश जी? देखिए, मुझे नहीं पता आप कैसे कहते हैं कि बहन तुम्हारी मायावती जी जो जनता तक नहीं पहुंचती। बहन तुम्हारी मायावती सर सत्यप्रकाश जी, लगातार हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लोगों के सवाल हैं जो आपसे पूछने के लिए कह रहे हैं। उनका जवाब दे रहे हैं। जब साहब काशीराम जब साइकिल पर निकलते थे, मिशन मूवमेंट की बात करते थे, तो इन जैसे जो लोग हैं वो कहते थे ये तो रईस आदमी है क्योंकि साइकिल पे चलता है। जिस वक्त साहब काशीराम साइकिल चलाते थे उस वक्त साइकिल की वैल्यू एक मर्सिडीज की तरह थी। ठीक है सुरेंद्र जी, जिस वक्त साहब काशीराम जी ने साइकिल यात्रा निकाली थी और लोगों तक जुड़ते थे तो वो साइकिल ऐसे थी मर्सिडीज, क्योंकि शादी में अगर किसी की साइकिल मिल जाती थी तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था कि साइकिल मिली है। दूसरी बात कि बहन कुमारी मायावती जनता तक नहीं पहुंचती। अरे इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आप कितनी बार नरेंद्र मोदी से मिले हैं, आप कितनी बार अमित शाह से मिले हैं, आप कितनी बार इंदिरा गांधी से मिले हैं, आप कितनी बार राजीव गांधी से मिले हैं, आप कितनी बार मनमोहन सिंह से मिले हैं, आप कितनी बार सरदार पटेल से मिले हैं और आप कितनी बार रामनाथ कोविंद से मिले हैं? आप मुझे बताइए ना। लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें लगता है कि बहन कुमारी मायावती सबसे पहले आए तो उनके घर में आए। दूसरी बात, भगवान बुद्ध जब प्रवचन देते थे तो भगवान बुद्ध कहते थे कि मेरी शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, त्रिरत्न पंचशील लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरी शिक्षाओं का लोगों तक प्रचार करो, मेरी मूर्तियां मत बनाओ, मुझे मत बुलाओ, मुझे मत पूछो। ठीक है, ये लोग बाबा ये भगवान बुद्ध पर भी उंगलियां उठाते थे। अगर बहन जी इस बात को कहती है कि हमारी जो पॉलिसीज है, हमारी जो नीतियां है वो जन जन तक पहुंचे, उन पॉलिसीज पे काम हो, बहन कुमारी मायावती जैसे नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन बहुजन मिशन चलता रहेगा, चाहे वो साहब काशीराम के द्वारा हो, फिर बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा हो, अब बहन कुमारी मायावती जी के बाद में जो कोई दूसरा लीडर आएगा उसके द्वारा हो। परंतु इन लोगों को ये लगता है कि वो किसी से नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूं सुरेंद्र जी, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि बहन जी जो है बहुजन समाज के हित में बार्गेनिंग ना करके इंडिविजुअल बार्गेनिंग करें और उनसे बात करें, उनके साथ करें, उनकी शादी में जाए, उनके ब्याह में जाए। मगर जब बहुजन समाज की बात आएगी, उस नेशनल बार्गेनिंग करने की बात आएगी, तो इन्हें कोई लीडर नहीं मिलेगा। फिर ये उन्हीं के गोदी में जाके बैठेंगे जो दूसरे के पिट्ठू है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती लोगों से नहीं मिलती, तो मैं जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनसे मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है कि आप कितनी बार नरेंद्र मोदी से मिले हो? एक बात बता दीजिए, आप कितनी बार अमित शाह से मिल चुके हो? मुझे बताइए। और अजीत डोभाल है, आप उससे मिलकर दिखा दीजिए,
वो तो एक छोटा सा एक अधिकारी है अजीत डोभाल, आप उनसे मिलकर दिखा दीजिए ना अगर आप में दम है। और बहन जी को जिस प्रकार आप चैलेंज करते हो, तो आज कोरोना के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें ये तो लगता है कि जो हमारे बहुजन समाज का जो भविष्य है, जो हमारे बहुजन समाज की, एक बात मैं एक उदाहरण देता हूं सुरेंद्र जी, अगर इनके घर में कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए ना, इनके घर में कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे ये लोग बिस्तर पे से नीचे पैर नहीं रखने देती। और बहन कुमारी मायावती जो हजारों क्रांतिकारी पैदा कर रही है, हजारों पॉलिटिशियन पैदा कर रही है, उन्हें ये सोचते हैं कि वो घर से बाहर निकले। परंतु जब अब इनकी अपनी बहन की बात होगी, ये अपनी बहन को कॉलेज तक नहीं जाने देंगे। इनकी जब बेटियों की बात होगी तो उसे गाड़ियों में बैठा बैठा के छोड़ आएंगे। परंतु इन्हें आपत्ति किस बात से है कि बहन कुमारी मायावती बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उनसे नहीं मिलती। अब जब ये जो लोग, ये पढ़े लिखे लोग जो आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, अपने बच्चों को तो दिलवाते हैं कोचिंग, और वो सोचते हैं, वही सोचते हैं कि बहन कुमारी मायावती किसी से नहीं मिलती। अरे बहन कुमारी मायावती की एक रैली में 10 लाख लोग होते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और उस बहन कुमारी उस रैली में बहन कुमारी मायावती अपने सभी लोगों से मिलती है। एक तरफ बहन कुमारी मायावती होती है और दूसरी तरफ 20 से 50 लाख लोग बहुजन समाज के होते हैं। मुझे आप एक एग्जाम्पल दे दो जो भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल कि जिसके अंदर कोई नेता 50 लाख लोगों से इस प्रकार रूबरू होकर मिलता हो, जिसके ऊपर ये कूदते हैं, जिनकी ये बात करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आप उनकी एक रैली दिखा दो और मैं आपको बहन कुमारी मायावती की ऐसी 10 रैली दिखाऊंगा जिसके अंदर लाखों करोड़ों लोग बहन जी से मिले, सामने साक्षात्कार मिले। लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें लगता है कि बहन जी जो पॉलिटिक्स कर रही है, जो समाज का काम कर रही है, उस समाज के काम को छोड़ के सिर्फ उनकी बात करें, उनसे मिले। दूसरी बात, ये लोग आरोप लगाते हैं कि बहन कुमारी मायावती मिलने के लिए पैसे देती है। बहन कुमारी मायावती मिलने के लिए पैसे देती है, तो खुला चैलेंज है उन लोगों को, एक भी व्यक्ति को जिसने बहन कुमारी मायावती से मिलकर बहन कुमारी मायावती जी को पैसे दिए हैं। दूसरी बात, और ये जो लोग जो बहुजन समाज की बहन कुमारी मायावती को जो बदनाम करते हैं, सुरेंद्र जी, ये तो वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये कहते थे कि इसने 2-2 बहू रखी है, 2-2 वाइफ रखी है। हमारे समाज के लोग, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोग जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो रोज 26 अलीपुर रोड पर पड़े रहते थे, रोज 26 अलीपुर रोड पर रहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन सबको मना किया कि मुझसे कोई नहीं मिलेगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं 1, 2, 10, 20, 50 लोगों से मिलने की बजाय मैं भारत के हर व्यक्ति के लिए काम करना चाहता हूं। मैं संविधान बनाना चाहता हूं, और वो संविधान किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं होगा। तो उस वक्त जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नहीं मिलते थे, वो लोग भी कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ जाते थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर ये आरोप लगाते थे कि ये पढ़ लिख के जो बैरिस्टर आया है, ये जनता से नहीं मिलता, ये तो राजशाही करता है, ये अंग्रेजों की गुलामी करता है। तो इन जैसे लोग जो है, उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनसे मिलते तो वो संविधान आने वाले 20 साल तक नहीं बनता। अगर इनमें दम था कि 20 साल तक संविधान बनाने में, तो भारत के अंदर संविधान प्रक्रिया 1935 से चालू होकर 1950 तक चली, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो अगर बहन कुमारी मायावती समाज हित में लेकर समाज को सोचने के लिए नए लीडर पैदा कर रही है, नई विचारधारा पैदा कर रही है, नए रास्ते दिखा रही है, नए लड़ने के तरीके बता रही है, तो उसके अंदर उन्हें समाज हित की बात करनी है। और जिन लोगों की आप बात करते हो कि बहन कुमारी मायावती घर में है, उन लोगों ने तो साहब काशीराम पर भी आरोप लगाए थे कि ये जो है बहन कुमारी मायावती के साथ कोठी में रहता है, और आज बहन कुमारी मायावती जीवित है तो ये लोग बहन कुमारी मायावती जी पर आरोप लगा रहे हैं। और कल जो भी बहुजन समाज का जो ना बिकने वाला, जो राष्ट्रीय हित में काम करने वाला नेता आएगा, उस नेता के ऊपर भी आरोप लगाएंगे, लांछन लगाएंगे। परंतु ये लोग उस पर लांछन नहीं लगा सकते जिन्होंने महिषासुर को मारा, ये लोग उस पर लांछन नहीं लगा सकते जिन्होंने साहब काशीराम के लिए दुनिया भर की उल्टी सीधी परिस्थितियां पैदा की। ये लोग नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता है कि बहन जी का विरोध करना, लांछन लगाना सबसे सुरक्षित काम है, सबसे सेफ काम है, और इस प्रकार वो उन लोगों की नजरों में चढ़ जाएंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज के अंदर जो काम आज बहन कुमारी मायावती कर रही है, वो पूरे भारत के अंदर कोई दूसरा नहीं कर रहा, सुरेंद्र जी।
जी। वीरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल रखना चाहूंगा। जैसे सत्यप्रकाश जी ने बताया कि जब साइकिल लेके निकलते थे वो मर्सिडीज से कम नहीं हुआ करती थी। क्या कारण है? एक साइकिल मर्सिडीज का काम करती थी, लेकिन आज तमाम मर्सिडीज, अम्बाला वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियां होते हुए भी बहुजन समाज का मूवमेंट वो नहीं है जो होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? देखिए, उस समय लोगों में जुनून था। आज लोग मौका परस्त और मतलब परस्त हो गए हैं। खास करके मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे तथा कथित जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब मौका परस्त हो गए हैं। वो आजकल व्हाट्सएप की और फेसबुक की और सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं, उसी पे अपना युद्ध करते हैं, उसी पे लड़ाई करते हैं, उसी पे सरकार बनाते हैं, उसी पे सरकार गिराते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को तो पसंद नहीं आएगा कि इनकी बात करें, इनकी बढ़ाई करें। ये लोग जो है हमेशा से मौका परस्त रहे हैं, आज से नहीं, बाबा साहब के जमाने से भी रहे हैं। तो जो सही माने में जो लोग थे बहुजन समाज के, वो आज भी काम कर रहे हैं, तब से कर रहे थे। मैं ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को जानता हूं जो उस समय से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे हैं। सब्जी बेचने वाले भी हैं, वो अपनी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में, मैं कम से कम हजारों लोगों को जानता हूं जिनको 25-30 साल से लगातार आज भी काम कर रहे हैं, और बिना पद के, बिना किसी लालच के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पद पे हैं, वो पद वाले तो कर रहे होंगे, बिना पद के ऐसे में बहुत सारे लोगों को यूपी में, दिल्ली में जानता हूं जो काम कर रहे हैं। तो जो इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि लोग जो है ये नहीं करते, ऐसा नहीं है। लोग जो है करने वाले आज भी है, विरोध करने वाले पहले भी थे। जैसा अभी वकील साहब ने बताया, बाबा साहब का भी विरोध किया, कांशीराम साहब का भी विरोध किया, तो आज बहन जी का विरोध कर रहे हैं। मतलब जिनके दादाओं ने बाबा साहब का विरोध किया था, उनके लड़कों ने कांशीराम साहब का विरोध किया, उनके लड़के मायावती का विरोध कर रहे हैं, और उनके लड़के आएंगे, आगे आने वाले इसका विरोध करेंगे। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज के लोग भी आज भी उतने ही तत्परता से, और ऐसे जो अभी आपने पहले पूछा था बहन जी मिलती नहीं, मिलती हैं, आज भी मिलती हैं। जो उनका संगठन है, जिनसे मिलने की जरूरत समझती है, उनसे रोज मिलती है, रोज फोन पे बात करती है। सुबह 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, मैंने खुद सुना है, रात के 12 बजे फोन आता है, सुबह 5 बजे फोन आ जाता है उनका, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो जिनसे जरूरत है उनसे मिलती है। बाकी जिनको जरूरत नहीं है, मिलने की बात सिर्फ वही करते हैं कि जिन्हें कोई काम नहीं है, केवल एक फोटो खिंचा लेंगे मायावती के साथ में, जिंदगी भर उसे दिखा के लोगों को गुमराह करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। वो लोग कहते हैं कि मायावती। मेरा अपना ऐसा मानना है। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे एक सवाल रखना चाहूंगा। जैसे बहुजन समाज को बताया जाता है कि सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन सतीश मिश्रा के ऊपर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि उसको पार्टी में क्यों रखा हुआ है, उसको निकालेंगे तब हम समर्थन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इस बात को कहते हैं, जो लोग इस बात को कहते हैं कि पहले सतीश चंद्र मिश्रा जो पार्टी से निकलेगा तब समर्थन करेंगे, वो जिस दिन ये कहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा से जितने भी दलित लीडर हैं वो निकालेंगे, हम वोट डालेंगे, तो मैं कहता हूं कि मैं कल सतीश चंद्र मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकलवा दूंगा। वो कहें भाजपा से कि सारे दलितों को बाहर निकालें जो उनकी गुलामी कर रहे हैं, वो कहें कांग्रेस से जिनकी पीढ़ियां बीत गई कांग्रेस में काम करते करते, आज वो दिल्ली में उन्हें एक एमएलए तक का टिकट नहीं मिला, वो कहें कांग्रेस और भाजपा से कि जितने भी दलित आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाले, तो उस दिन सतीश चंद्र मिश्रा को हम बाहर निकाल देंगे। उन्हें पता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरेंद्र जी, सतीश चंद्र मिश्रा और रितेश पांडे जैसे लोग हैं जो आज भी बहुजन समाज को बहुजन बनाने की बात करते हैं। देखिए, हमें ब्राह्मण से कोई भी नफरत नहीं है, हमें जो एक विचारधारा से नफरत है। दूसरी बात, सतीश चंद्र मिश्रा और रितेश पांडे के अगर आप भाषण देखिए, मैं आपको बताया जाता हूं सुरेंद्र जी, ये चैलेंज है उन लोगों को कि जितनी बात सतीश चंद्र मिश्रा ने, रितेश पांडे ने, कुंवर दानिश अली ने पार्लियामेंट में उठाई है, उनके सभी सांसद, जितने हमारे सांसद जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने नहीं उठाई। आप कंपेयर करके दिखा दीजिए। दूसरी बात, सतीश चंद्र से ये वो है कि इधर उधर की बात मत कर, जो मेन फोकस है उसको आपको डाइवर्ट करना है, क्योंकि इन्हें पता है रितेश पांडे और सतीश चंद्र मिश्रा जी जो पूरे लीगल काम देखते हैं पार्टी का, जो दिन रात पूरे समाज को एक करने में लगे हुए हैं, ये वही लोग हैं। जब साहब काशीराम जी ने बजाज जो वो टोपाज ब्लेड के जो मालिक थे, वो पार्टी में थे, उस वक्त साहब काशीराम के सामने इन्होंने जबान नहीं खोली। ठीक है, अग्रवाल जी थे जब पार्टी में, तब ये कहते थे साहब काशीराम, देखे
हम जो है हम किसी को, अगर हम किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि सतीश चंद्र मिश्रा को टारगेट करने वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं कि ये पार्टी ब्राह्मणवादी हो गई, अबे तुम और तुम्हारे पुरखे सैकड़ों साल से कांग्रेस और बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, तो आज तक वो बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दलित की क्यों नहीं हुई? जो 10-20 साल अगर हमारे पार्टी में कोई दूसरे लोग काम कर रहे हैं उसकी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई भी मजबूत व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो वैश्य हो, अगर मानवतावादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करेगा, देखिए एक तरफ नगीना का एक सांसद था जिस सांसद ने प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का बिल सपा के सांसद ने फाड़ा था, दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा जी थे जिन्होंने प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का जो पार्लियामेंट के अंदर और मुकदमे भी लड़े थे, दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा जी थे। तो हमारे समाज को तय करना होगा कि वो उस नगीना के सांसद के साथ जाएंगे या सतीश चंद्र मिश्रा के साथ जाएंगे। दूसरी बात, कहने वाले लोग तो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है महान थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो महान थे और बहुजन समाज चमारों की पार्टी है, और ये तो सिर्फ वोट बैंक के कारण बाबा साहब का नाम उठा रही है। तो उन लोगों को क्या कहोगे आप सुरेंद्र जी? क्योंकि हम जब बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अनिल कुमार जी ने, वीरेंद्र सिंह जी ने बात बोली कि पूरा महाराष्ट्र बाबा साहब को मानता है, पूरा महाराष्ट्र बाबा साहब को मानता है, परंतु बाबा साहब के सपनों का भारत या एक राज्य तक वो नहीं बना पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी, देखिए अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध के जो प्रथम 5 शिष्य थे वो ब्राह्मण थे। भगवान बुद्ध के जो प्रथम 5 शिष्य थे वो ब्राह्मण थे। तो क्या इस आधार पर मैं भगवान बुद्ध को मानना खत्म कर दूं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सपोर्ट करने वाले भी कुछ उनके जो फ्रेंड थे और टीचर थे वो ब्राह्मण थे। तो क्या मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानना मना कर दूं? क्या साहब काशीराम जी जब बजाज जी को और अग्रवाल जी को पार्टी में लेकर आए थे और वो पार्टी का काम निस्वार्थ मन से करते थे, तो क्या मैं साहब काशीराम जी को भी मानना मना कर दूं? परंतु इन लोगों को आपत्ति क्या है कि पार्टी के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा है, इनकी औकात नहीं है सतीश चंद्र मिश्रा के जितना काम सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुजन समाज के लिए काम कर लिया है, इनकी और इनकी पार्टी की औकात नहीं है जो वो दलित समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट के समाज के लिए इतनी आवाज उठा दे। मैं आपको एक नहीं हजारों स्पीच में सतीश चंद्र मिश्रा साहब की दे सकता हूं, और मैं उनका समर्थक इस वजह से भी हूं क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं और सतीश चंद्र मिश्रा साहब एक सीनियर एडवोकेट है, और वो एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक बहुजन समाज पार्टी की और हमारे लोगों की मदद करते हैं। और तुम जिन लोगों की गुलामी करते हो, तुम मुझे एक केस दिखा दो जिसके अंदर कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी या दूसरी पार्टियों के वकील हैं जो बहुजन समाज की बात करते हो और राज्यसभा और पार्लियामेंट के अंदर बहुजन समाज की बात उठाते हो। परंतु ये बात आप नहीं करोगे क्योंकि आपको लगता है कि बहन कुमारी के जो मजबूत हाथ है वो अपने हाथों को काट ले और उसके बाद में वो लड़ाई लड़े। देखिए जितने हथियार हमारे पास होंगे, अगर लड़ाई चाकू से लड़ने वाली होगी तो सुरेंद्र जी चाकू से लड़ी जाएगी, तलवार से लड़ने वाली होगी तो तलवार से लड़ी जाएगी, बंदूक से लड़ने वाली होगी तो बंदूक से लड़ी जाएगी, तोप से लड़ने वाली होगी तो तोप से लड़ी जाएगी, और परमाणु बम से लड़ने वाली होगी तो हमारे पास सतीश चंद्र मिश्रा जी भी है और रितेश पांडे भी है, कुंवर दानिश अली भी है और वीर सिंह जी भी है और राजवीर जी भी। जी अनिल जी, मैं आपसे सवाल रखना चाहूंगा। जैसे वीरेंद्र सिंह जी ने बताया और एडवोकेट सत्य प्रकाश जी ने बताया, बहुजन समाज के कार्य को भी बताया, क्या कारण है भी आज भी लोग बात करेंगे, कहेंगे बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद बीजेपी? क्या कारण है कि बसपा को कहीं गिनती में नहीं गिनते हैं? कि क्या जाति स्तर पर सोच रखते हैं इस तरीके के लोग? क्या कहना चाहेंगे अनिल कुमार जी? मान्यवर सुंदर जी, अरे भाई वीरेंद्र सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया बात की थी, मूर्तियों पे कहा था, तब तो मैं उनकी बात को बड़ी करते हुए कहता हूं कि ये मूर्तियां जितनी बहन मायावती जी ने लगाई हैं, ये बाहर पार्कों के बाहर लगी हुई मूर्तियां अंदर मंदिर में बैठी हुई मूर्तियों को चैलेंज करती हैं। ये उनकी बात को बड़ा करते हुए कह रहा भाई। अभी जो क्रिटिसाइज भाई सत्यप्रकाश गौतम जी ने जो बात कही, जो हमारे लोग उनकी निंदा करते हैं, तो एक मैं बहुत ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं आपको कि पूरे दुनिया में निंदा करने वालों का एक भी कीर्ति स्तंभ नहीं बनाया गया। करने दो इन लोगों को निंदा, करने दो, जो क्रिटिसाइज करने दो। क्यों कि बहन मायावती जी ने इतने बड़े बड़े स्तंभ बनाए
तो उनको देख के ये कर क्या सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। निगेटिव मेंटेलिटी के लोग हैं ये, उदास और निराश लोग हैं ये, वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला, ये निगेटिव सोचते हैं, ये फेल्ड लोग हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, और टिकट ना मिलने वाले लोग हैं वो तो करते हैं निंदा। अब आपका असली जो आपने प्रश्न पूछा है, ये हमारा समाज का में जो चरित्र है अभी उतना परिष्कृत नहीं हुआ है, गुलामी अभी भी इन्होंने छोड़ी नहीं है। बाबा साहब ने संविधान तो दे दिया, तो राजनीतिक और वोट का अधिकार तो इनको दे दिया, लेकिन इन्होंने अपनी मानसिक गुलामी तो इन्हें खुद ही छोड़नी पड़ेगी ना, कांग्रेस की और बीजेपी की। ये नहीं छोड़ पा रहे हैं और ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। साथियों, हमारे एक साथी कहानी सुना, बहुत अच्छा छोटा सा किस्सा सुनाते, मैं बड़े मजे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा है। समय सीमा हमारे पास कम है, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को 1 मिनट में रखें। 1 मिनट में किस्सा ये है कि एक गधा है, उस गधे की पूंछ पकड़ रहे हैं, एक बंदा उसके गधा लात मारता है, उसके खून निकल रहा है, वो पूंछ छोड़ नहीं रहा। अरे भाई, वो कहता मैं पकड़े हूं, कितनी मजबूत पकड़ है मेरी। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता उनके लिए कौन सा उपयोग शब्द है, लेकिन ये पूंछ पकड़े हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी की पूंछ पकड़े हुए हैं, इन्हें खूनम खुआन हो जाता है, इनका आरक्षण छिन जाता है, इनके अधिकार छिन जाते हैं, इनका सब कुछ छिन जाता है, और मनवादी पार्टियां इनका सब कुछ छीन रही है, फिर भी ये पूंछ पकड़े हुए, पूंछ छोड़ना नहीं चाहते, कहते मेरी देखो कितनी पकड़ मजबूत है। तो बात ये है, ये पॉजिटिव लोग नहीं हैं। हमें इनकी क्रिटिसाइजों की, हमें इनकी निंदाओं की चिंता ना करते हुए, उन पर ध्यान ना देते हुए, हमें अपना पॉजिटिव काम करना है, हमें परिणाम लाना है, और परिणाम अवश्य आएगा। क्यों परिणाम आएगा? मैं सत्यप्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, आज जिन्हें बाबा साहब कहा करते कि पार्लियामेंट की तरफ इशारा किया करते थे कि पार्लियामेंट में पहुंचिए, पार्लियामेंट में आज आपके 130 131 सांसद पहुंच गए, लेकिन आज कोई बहुजन समाज के लिए आवाज नहीं उठाता है। जबकि 2 नेताओं के नाम मैं बताऊंगा, कुंवर दानिश अलवी जिन्होंने 5 करोड़ रुपए अभी इस जनता को इस कोविड टाइम के अंदर दिए हैं, एक इरफान अली है जिन्होंने सिलेंडरों की लाइन लगा दी और अपने जहाँ पे उनका निर्वाचन होता है उसके अलावा उन्होंने बोला कि मेरे से जो भी आके लेके जाएगा मैं उसको फ्री ऑफ द कॉस्ट दूंगा। तो इस तरीके के नेता जो खुलकर काम कर रहे हैं, क्या कारण है कि जो 131 सांसद आपके काम नहीं कर रहे हैं या उनकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कारण है? एडवोकेट सत्यप्रकाश। Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar has said that Parliament is this is the master key which can open every door of the progress. When Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar has indicated to the Parliament, he said this is the master key which can open every door of the progress. ठीक है, लोग गलत समझ बैठे, ये बात सही थी, ये बात सही थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये वो ताले की चाबी है जो आपके हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, परंतु वो ताले की चाबी जो है वो बीएसपी के सांसदों के हाथ में देनी थी, किसी भाजपा और कांग्रेस के हाथ में नहीं देनी थी। वो जो कोटेशन है वो ये थी उनकी कि इस पार्लियामेंट के अंदर जब भाजपा के और कांग्रेस के और इन लोगों के जब ये सांसद निकल जाएंगे और हमारे लोग, हमारा जो, मुझे आज तक इतिहास में, सुनिए सुरेंद्र जी, आज तक के पार्लियामेंट के इतिहास में कोई ऐसा सांसद बता दीजिए जिसने दलित हित के लिए इस्तीफा दिया हो। ठीक है, वो पार्लियामेंट की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में देनी थी, वो है बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने सहारनपुर मुद्दे पर जब उन्हें बोलने से मना कर दिया था तो उन्होंने उनके मुंह पर मारी थी वो राज्यसभा की सीट, और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए राज्यसभा की सीट से बड़ा मेरे समाज का स्वाभिमान है और सम्मान है। आप मुझे एक कोटेशन, एक नेता बता दीजिए उस पार्टी का जिसने इस्तीफा दिया हो आज तक बहुजन समाज के किसी मुद्दे पर। वो मास्टर की बात है, वो चाबी की बात है, वो चाबी रहेगी उन सांसदों के हाथ में जो एक ऐतिहासिक, जो इनकी जो गंदी सोच है उसे बदलने वाले हो। मैं सल्यूट करता हूं, ऐसे बहुत से सांसद हैं आज भी पार्लियामेंट के अंदर जो हमेशा विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होते हैं। कुंवर दानिश अली, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंवर दानिश अली ने न केवल 5 करोड़ रुपए दिए बल्कि हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में बेबाकी से बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखा। रुतेश पांडे जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, सतीशन मिश्रा जी जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, माननीय वीर सिंह जी जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, इन लोगों के हाथ में वो चाबी देनी थी, परंतु हमारे
जी, किसी कारणवश वो उनका डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर बसपा दोबारा सत्ता में आती है तो क्या वह कार्य करेगी जो लोगों को उम्मीद है? क्या कार्य ऐसे करेगी जो लगता है कि ये रह गए हैं? मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो 7 साल शासन रहा उसमें जो काम किए गए उससे ज्यादा ही काम किए जाएंगे, उससे कम काम नहीं किए जाएंगे। और वो बहुत बड़ी लिस्ट है, आपके पास समय सीमा नहीं कम है। 1 मिनट में मैं बताना चाहूंगा। 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक और 2 पैरामेडिकल, 6 विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 5,549 से अधिक प्राइमरी, 100 से अधिक ITI, 6 नए जिले, 23 नए जिले, 23 जिला अस्पताल, 23 जिला सत्र न्यायालय, 23 जिलाधिकारी, 23 विकास भवन, 23 पुलिस लाइन, 23 से RTO, 23 डाइट, 45 से अधिक नई तहसील, 40 से अधिक विकास खंड, 28,419 से अधिक अम्बेडकर ग्राम और 2400 सामुदायिक केंद्र और बहुत बड़ी लिस्ट है। आपके पास समय होगा तो दोबारा बताऊंगा। ये जब काम उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं तो पूरे देश में अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये सारे काम इससे और दोगुनी चारगुनी स्पीड से होंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दावा है। जी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्लियामेंट के इशारे के साथ साथ वोट का अधिकार दिया था और वह वोट का अधिकार दिया था जिससे आप अपना नेता चुन सकते हैं जो आपकी समय रहते हुए मदद करेगा, आपके लिए सड़कों का निर्माण करेगा, आपके बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देगा, आपके यहाँ बिजली, पानी, तमाम चीजें अच्छी मुहैया कराएगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्लियामेंट की तरफ इशारा करा था और कहा था कि जब आपके अपने घर के लोग, अपने परिवार के लोग यहाँ पे जाके बैठेंगे तो आपको किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा और आप अपनी बात को, अपनी लड़ाई को आप अपने तरीके से कर सकते हैं और कह सकते हैं। उस वोट के अधिकार को आपको समझना है और समय पर आपने अपना नेता चुनना है। आपने अपना नेता चुनते हुए ये नहीं देखना कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है, कहाँ खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई चमकते हुए चेहरे को मैं दे दूं तो शायद हो सकता है ये इस बार नहीं अगली बार आए और अगली बार आए। लेकिन इस अगली बार के चक्कर में आप अपने परिवार को आने वाली गर्त में डाल सकते हैं, क्योंकि ना आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, ना आपका रोजगार लग पाएगा। और इस वोट, एक वोट के अधिकार को, क्योंकि एक वोट के अधिकार से MP MLA जीतते हैं और हारते हैं, तो उस एक वोट के अधिकार को आपने सुरक्षित रखना है और उसका सही जगह पे सही इस्तेमाल करना है। वह आपको चुनना है कि आपके लिए सही कौन है, आपके लिए अपना नेता कौन सही है। मैं धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और आपने बताया, सत्य प्रकाश जी, जो बहन जी के अंदर कमियां थी वह भी बताई, और अनिल जी आपने भी बताया कि किस तरीके से सत्ताधारी लोगों से बचा जा सकता है। जो लोग कुछ कहना चाहते हैं सत्य प्रकाश जी, आप? एक शेर याद आ रहा था, वो शेर सुनाना है। जी बिल्कुल। वो कहते हैं बहन जी ने मूर्तियां बनवा दी थोक में। जी। वो कहते हैं बहन जी ने हाथी बनवा दिया थोक में। जी। तो या तो ये मूर्तियां बनवाई हैं बहन जी ने, या ये मूर्तियां बनवाई थी भारत के सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक, बहुत सुंदर। और इसी बात के साथ साथ, सम्राट अशोक की बात के साथ साथ, जिन्होंने इतिहास रचने का काम करा और जिन्होंने कहा था कि सोने की चिड़िया सम्राट अशोक ने बनाई थी, और यह सोने की चिड़िया हमारा मुल्क दोबारा से बन सकता है, लेकिन आपने अपने वोट के अधिकार को सही जगह पर सुनिश्चित करना है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आप लोगों ने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ भाग लिया। धन्यवाद सर।